हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेनबो स्टडी पॉइंट। आज स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे रियल नंबर का। और एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने के पहले हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय देखेंगे। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होता क्या है? तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड की आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो ये जो डिफिनीशन है इसमें भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या ये शब्द आ रहा है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें कोई भी अगर भाज्य संख्या हो तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और उनका जो गुणनखंड है वो आने वाले क्रम को हटा दिया जाए तो अद्वितीय होता है। जैसे आप देखेंगे अगर 75 है तो इसका हम फैक्टर करते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5 आ रहा है। इसका अगर क्रम इधर उधर कर दे तो भी संख्या तो वही आ रहा है। तो अगर क्रम को हटा दिया जाए तो ये जो गुणनखंड होता है अद्वितीय होता है, यानी दूसरा नहीं होता है। जब भी 75 का फैक्टर होगा यही होगा, ये नहीं कि 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 या कुछ भी अलग संख्या आ जाए। जब भी होगा तो 3, 5 और 5 ही आएगा फैक्टर में। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं एक इसमें कुल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखते हैं 140। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में ला देना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये किस अंक से इसमें पूरी भाग लगेगा। तो 2 से लग सकता है 70 बार में, फिर इसमें 2 से 35 बार में, और फिर ये 35 5 से 7 बार में। तो इस प्रकार 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये जो देख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ये लिख लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे 2 कितना बार है, 2 बार है। तो यहाँ पर 2 का पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ का। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब यहां पर देखेंगे यदि प्रश्न में एचसीएफ और एलसीएम दे दिया हो तो और पहली संख्या दे दिया हो तो दूसरी संख्या निकालेंगे कैसे? तो दूसरी संख्या के लिए एक फॉर्मूला होगा। और फिर यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या ये दोनों दिया हो और एलसीएम दे दिया हो तो एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो एचसीएफ का एक फॉर्मूला होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा एलसीएम। एलसीएम इसी प्रकार एलसीएम निकालना हो
तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा HCF। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कह रहा है 26 और 91 का क्या करना है, HCF और LCM निकाल लेना है और ये भी जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग इसका HCF और LCM निकालेंगे। तो इसके लिए अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 26 का निकालते हैं तो ये 2 से कटेगा और यहाँ पर 13 आएगा। फिर 91 का करें तो ये 7 से कटेगा 13 बार में। अब इस प्रकार हम देखेंगे 26 का जो फैक्टर है 2 गुना 13 हो गया और 91 का जो फैक्टर है वो 7 गुना 13 हो गया। अब HCF में होता क्या है, जो दोनों में कॉमन हो वही HCF होता है, इसलिए HCF हो जाएगा 13, चूंकि ये दोनों में कॉमन है। और LCM इक्वल टू, तो इसमें जो कॉमन है उसको सबसे पहले लिख लेंगे और जो बच गया उसको भी लिख लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 182। अब यहाँ पर दिया है कि LCM और HCF ज्ञात करना है, सो मैंने कर लिया है। अब उसके बाद जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो हम जांच करेंगे, यहाँ पर जांच, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। अब यहां पर देखेंगे दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या कौन कौन से हैं, 26 गुणा 91। और HCF और LCM में क्या है, तो HCF आया हुआ है 13 और LCM आया हुआ है 182। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आएगा इधर भी, और इधर भी जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2366 आएगा। प्रूफ, ये साबित हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और इसका जो क्वेश्चन नंबर है 2, 3 ये खुद से बनाइएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये निम्नलिखित संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं, दूसरा और तीसरा आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं अगर एक को देख ले तो। 3 का 1 है 12, 15 और 21 का HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले 12 का गुणनखंड ज्ञात करते हैं, क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 का करते हैं 3 गुणा 5 और 21 का करते हैं 3 गुणा 7, ये प्राप्त होगा। तो सबसे पहले अब HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो वही HCF होता है। तो सब में क्या कॉमन है 3, इसमें भी और इसमें भी है, तो 3 कॉमन होगा। तो आगे अब LCM देखते हैं। LCM बराबर होगा, जो सबसे तीनों में कॉमन हो उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो उसको लिखते हैं। तो ऐसा कोई भी अंक नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो जो सिंगल बच गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो सिंगल में 2 2
5 और 7, तो इसको लिख लेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 420। तो ये आंसर हो गया, ये हो गया एलसीएम और ये एचसीएफ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें 306 और 657 का एचसीएफ दिया है 9। तो 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है, क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 में ये लिखेंगे, दिया है एचसीएफ ऑफ 306 और 657 बराबर 9। 306 और 657 का एचसीएफ 9। तो इसमें पहली संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या 657। अब यहां पर एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसलिए एलसीएम 306 और 657 का क्या होगा। एलसीएम का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। तो यहां पर पहली संख्या क्या है 306 गुणा दूसरी संख्या क्या है 657 बटा एचसीएफ कितना है 9। अब इसको भाग करेंगे, इससे इसमें भाग लग जाएगा, 34 बार में ये कटेगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,338 आएगा, ये आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जांच करना है कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहां पर कहा है कि 6 का पावर n है और n यहां पर एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 3 का पावर n। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 गुणा 5 के पावर n के रूप का हो तभी जो है वो संख्या 0 पर समाप्त होती है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या है 2 गुणा 3 का पावर n के रूप में है, यहां पर 5 ना होकर के 3 है, तो ये जो है 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः हम कह सकते हैं कि 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसको हम लिखेंगे कि चूंकि 2 के पावर 5 गुणा n के रूप का रूप के किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड हो तो वह 0 पर समाप्त होती है। अतः 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें व्याख्या करना है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 जोड़ 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो कोई संख्या भाज्य संख्या कब होता है,
जब हम उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकें। तो चलिए इसको देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं। तो चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, अब इसमें हम कॉमन कर सकते हैं, 13 को कॉमन कर लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणा 11, 13 चूंकि कॉमन हो गया है तो यहाँ पर अब नहीं रहा, प्लस इधर 13 कॉमन की है तो यहाँ पर 1 रहा, 11 7 77 और 1 ये हो गया 78 और यहाँ पर 13। 78 का जब हम फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लाएंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 13 होगा। तो चूंकि देख रहे हैं जो ये संख्या है तो इसको फैक्टर करने पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ जा रहा है। तो कोई भी संख्या जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ जाए वो भाज्य संख्या होता है। तो लिखेंगे चूंकि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसलिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। अब इसी प्रकार से ये वाला आप खुद से बना लीजिएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही पथ से एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं और एक ही समय प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे फिर एक दूसरे से मिलेंगे। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी हो तो हम उसका एलसीएम निकालते हैं। लिखेंगे चूंकि सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट है, रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट है। तो इसलिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम 18 और 12 का 36 आ रहा है, अतः वे दोनों एक दूसरे से 36 मिनट पर मिलेंगे।